हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 में परमाणु संरचना वाले अध्याय में हम जो है क्वांटम संख्याओं का अध्ययन कर रहे थे और हमने 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं का अध्ययन किया था। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो आज हम जो है इन्हीं क्वांटम संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपकी किताब में अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से संबंधित प्रश्न है। जैसे आपकी पुस्तक में प्रश्न संख्या 25 में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों के एक कक्षक में है। इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m के संभावित मान। ये क्वेश्चन संख्या 25 है और ये कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में उपस्थित है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में उपस्थित है तो उसके लिए n, l और m के संभावित मान क्या होंगे। देखिए, सबसे आगे जो अंक लिखा जाता है यह अंक प्रदर्शित करता है मुख्य कोश या ऊर्जा स्तर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में है। फिर दूसरी बात, L के मान। देखो, L के मान आपके प्रारंभ होते हैं आपके 0 से n-1 तक। अब 0 से n-1 तक पहला मान होगा आपका 0, दूसरा मान होगा 1, तीसरा मान होगा आपका 2। 3-1 यानी 2 अधिकतम मान होगा। अगर L का मान 0 होता है तो S उपकोष, L का मान 1 होता है तो P उपकोष, L का मान अगर 2 होता है तो D उपकोष। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3D है तो L बराबर क्या हुआ, 2। L का मान होगा 3D कक्षक के लिए 2। अब बेटा पूछा है तीसरा मान, m के संभावित मान। m के मान होते हैं -L से लेकर के +L तक। -L से +L तक। अब बेटा L बराबर 2 है, मतलब -2, -1, 0, +1 और +2। m के संभावित मानों की संख्या है 5, यानी D उपकोष 5 D कक्षकों से मिलकर के बना हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन संख्या 25 थे। आपको प्रश्न में दिया है 3D कक्षक है और 3D कक्षक के लिए आपको संभावित मान बताने हैं, n का, l का और m का। तो n का मान, जो नंबर आगे लिखा जाता है, जो अंक आगे लिखा होता है वही n का मान होता है सदैव। और ये कोश को व्यक्त करता है, यानी आपका जो 3D तीसरे कोश का D कक्षक है। L के मान हमने पढ़ा है 0 से प्रारंभ होते हैं n-1 तक। तो पहला मान हमेशा ही 0 होगा, दूसरा 1 और तीसरा 2। अगर L बराबर 0 है तो S उपकोष, L बराबर 1 है तो P उपकोष और L बराबर 2 है तो D उपकोष। तो D की बात चल रही है तो भाई D कक्षक तो आपका D उपकोष में ही होगा। तो D कक्षक के लिए, D उपकोष के लिए L बराबर हो गया आपका 2। अब M का मान निकालना है। M का जो मान होता है -L से लेकर के +L तक, मतलब -2 से लेकर के +2 तक। L का मान -2 से +2 तक। तो L के 5 संभावित मान यहां पर संभव होंगे। तो ये बेटा आपका प्रश्न संख्या था 25। अब बेटा इसके बाद देखिए, इसका अगला प्रश्न आता है। इसमें प्रश्न संख्या 29। देखिए, प्रश्न संख्या जो 29 है, इस प्रश्न संख्या में आपको जो है क्वांटम संख्याओं के मान दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 29 में क्वांटम संख्याओं के मान दिए गए हैं
और इन क्वांटम संख्याओं के मान के आधार पर हमें कक्षक का संकेत व्यक्त करना है। देखिए, इसका पहला प्रश्न है n बराबर 1 और l बराबर 0। देखो, अभी मैंने आपको बताया l का मान 0, 1, 2, 3। अगर l बराबर 0 है तो s, 1 है p, 2 है d और 3 है f। तो इसका बेटा कक्षक संकेत क्या होगा? कोश को आगे संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। पहला कोश l बराबर 0 का मतलब s उपकोश, तो इसका मतलब हुआ आपका आंसर हो गया इसका 1s। फिर बेटा इसी का दूसरा प्रश्न दे रखा है n बराबर 2 और l बराबर 0। अब n का मान 2 है, तो n का मान 2 होने का मतलब हुआ कोश संख्या 2, कोश हो गया दूसरा, और l बराबर 0 का अर्थ हुआ s उपकोश। l बराबर 0 का s उपकोश यानी 2s हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न है इसका n बराबर 3 और l बराबर 1। n बराबर 3, l बराबर 1। तो बेटा n का मान 3, तीसरा कोश, l बराबर 1, l का मान 1 होने का अर्थ कौन सा उपकोश हुआ? p उपकोश। फिर चौथा प्रश्न है इसका n बराबर 4 और l बराबर 2। देखिए, चौथा कोश और l बराबर 2 का अर्थ हुआ d उपकोश, यानी 4d हो जाएगा इसका आंसर। फिर बेटा अगला प्रश्न है n बराबर 4 और l बराबर 3। अब n बराबर हुआ 4, l का मान 3, l का मान 3 का मतलब उपकोश f। तो इस तरह n और l के मान की सहायता से हम उपकोशों को आसानी से पहचान सकते हैं। फिर अब बेटा देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न क्वांटम संख्याओं के समूह से बताइए कि कौन से संभव है और कौन से संभव नहीं है। संभव है और संभव नहीं है मतलब जो दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य है, गलत है, सही है, ये बताना है आपने। अब पहला दे रखा है n बराबर 0, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर प्लस का आधा। बेटा इसमें n का मान 0 आ रहा है। अपन ने पढ़ा था कि n के मान 1, 2, 3, 4 अनंत तक संभव होते हैं, लेकिन किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकता। भाई परमाणु है तो कोश तो होगा। भाई n किसको व्यक्त करता है? कोश को व्यक्त करता है। तो क्या कोई ऐसा परमाणु संभव है जिसमें कोश नहीं हो? बगैर कोश के परमाणु संभव नहीं है। अर्थात ये जो दिया गया मान है वो दिया गया मान क्या होगा? गलत। और किसके कारण से गलत हो रहा है? इसके गलत होने का कारण आ रहा है आपका n बराबर 0। n बराबर 0 के कारण से आपका ये जो दिया गया क्वांटम संख्याओं का समूह है ये त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। फिर बेटा 30वें प्रश्न में दूसरा है
n बराबर 1, l बराबर 0, m का मान 0 और s का मान माइनस का 1/2। आप बेटा इसका कक्षक संकेत लिख करके देखेंगे, आपको सारा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए पहला कोश l बराबर 0 का अर्थ, s उपकोश m बराबर 0 का अर्थ, s कक्षक m का मान 0, s कक्षकों के लिए m का मान 0 आता है और इसमें -1/2 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है वामावर्त चक्रण वाला। इसका मतलब ये आपका संभव होगा, किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपको इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है, तो ये आपका जो है संभव होगा। पहला कोश है, पहले कोश में s उपकोश का s कक्षक और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमको इसमें दिखाई नहीं दे रही। फिर भाई तीसरा है n = 1 और l = 1, फिर m 0 और s + 1/2। अब आप देखो l के जो मान होते हैं, l के मान कहां से कहां होते हैं? l के मान होते हैं 0 से n-1 तक। अब n का मान 1 है और चालू कहां से होगा? 0 से चालू होता, 0 से चालू होता और कहां खत्म होना है? 1-1 यानी 0 से चालू होना है और 0 पर ही खत्म होना है। तो यहां पर जो इसमें l बराबर 1 दिया हुआ है, ये आपका त्रुटिपूर्ण हो गया। आप हमेशा याद रखें, कभी भी l का मान, किसी भी हालत में l का मान n के मान के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। l का मान हमेशा n के मान से छोटा ही है, तब तो सही है, अन्यथा वो गलत माना जाएगा। यानी ये जो अपने को क्वांटम संख्याओं का समूह दिया गया है, ये त्रुटिपूर्ण समूह होगा। तो इसकी गलती का कारण द्विगंशी क्वांटम संख्या का त्रुटिपूर्ण मान। फिर बेटा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है N2L1 m + 1 और s -12। आप इसमें कक्षक संकेत लिख करके देखें। दूसरा कोश, अब दूसरे कोश में l का मान 1 है, तो l का मान 1 होने का मतलब p उपकोश। अच्छा, l का मान यहां सही क्यों है? क्योंकि n की तुलना में छोटा है। अगर l का मान n के मान से छोटा है तो सही है। देखो यहां पर, यहां तो बराबर हो गया इसलिए गलत हो गया, यहां l का मान छोटा है इसलिए सही है, l का मान बराबर है गलत हो गया, l का मान छोटा है इसलिए सही है। अब m के मान को देखो, अब l का मान 1 है, तो p उपकोश और p उपकोश के लिए m के 3 मान होते हैं। p के लिए m के 3 मान होते हैं, -1, 0 और +1। अब इसमें हम +1 ले रहे हैं, तो +1 का मतलब या तो px होगा या फिर py होगा। वामावर्त वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी सब कुछ इसमें जो आ रहा है सब नियमानुसार चल रहा है। यानी ये जो आपका क्वांटम संख्याओं का समूह दिया गया है, ये समूह जो है सत्य है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं। अब बेटा इसका 5वां प्रश्न देखिए अपन। n = 3, l = 3, m = -3 और s = +½
आप इसमें देखकर समझ गए होंगे, हमें आगे बढ़ने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? n बराबर 3, l बराबर 3। मैंने अभी आपको बताया कि l का मान n से छोटा होगा तो सही है, अन्यथा गलत है, यानी बराबर आ रहा है त्रुटिपूर्ण। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें n3 l1 l1, फिर m0 s प्लस 1/2। अब इसमें क्या होगा? देखिए l का मान सही है, छोटा है तो सही है। कोश, तीसरा कोश हो गया तीसरा, l1, l का मान 1 होने का मतलब p उपकोश, m का मान 0, तो p के लिए, pz के लिए m का मान 0 होता है। pz के लिए m का मान 0 होता है, और s प्लस हाफ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या घात की तरह से लिखी जाती है, प्लस हाफ होगा तब भी 1, माइनस हाफ होगा तब भी 1। प्लस और माइनस चिन्ह केवल चक्रण की दिशा को व्यक्त करता है। प्लस है दक्षिणावर्त चक्रण, माइनस है वामावर्त चक्रण, और प्लस एवं माइनस हाफ 2 लिखे जाते तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 लिखी जाती, पावर में आप उसको 2 की तरह से लिखते। यानी ये जो मान आपका दिया गया है, ये मान आपका दिया गया मान सही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसमें क्वांटम संख्याओं के समूह से अनुमान लगा सकते हैं कि दी गई क्वांटम संख्याओं का समूह जो है सही है या गलत है। सबसे पहले आप L के मान पर जाइए, L के मान में कोई त्रुटि नहीं है तो M के मान में जाइए। तो इस तरह से एक एक करके आप जब मानों को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि दिया गया मान त्रुटिपूर्ण है या त्रुटि रहित है। अब बेटा इसके बाद इसी का एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्याओं को रख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है n बराबर 4 और m बराबर ms, m नहीं है ms है, ms का मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए ये मान संभव है? देखिए n बराबर 4 का अर्थ हुआ चौथा कोश, और चौथे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। 2n² का मतलब n बराबर 4। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 32, कुल 32 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा 32 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, ये जोड़े में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन सदैव जोड़े में रहते हैं, यानी एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त, एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त। हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वामावर्त वाले कितने होंगे। आधे दक्षिणावर्ती होंगे, आधे वामावर्त होंगे। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान -आधा है, उनकी संख्या होगी 16। और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 होगी। दक्षिणावर्त चक्रण वाले होंगे, उनकी संख्या भी 16 है। फिर इसी का एक और प्रश्न है, n बराबर 3 है और l बराबर 0 है।
n बराबर 3, l बराबर 0। n बराबर 3 और l बराबर 0 का मतलब आप देखिए तीसरा कोश और तीसरे कोश में भी s उपकोश, और s उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या s उपकोश कहीं पर भी है तो s उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन संभव होते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यहां पर 2 के बराबर। तो ये इस प्रकार से हम इसके कुछ प्रश्नों को करते हैं। देखिए कुछ एक आध प्रश्न मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कक्षक संकेत लिखा हुआ है, आपके सामने कक्षक संकेत दिया हुआ है 3dz² 2। अब आपसे कहा जाए कि इसके लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताएं। सभी क्वांटम संख्या मतलब n का मान, l का मान, m का मान और s के मान। देखिए क्वांटम संख्याओं को पहचानने के लिए सबसे आगे आप जो देखते हैं अंक लिखा हुआ होता है वो n होता है। सबसे आगे जो अंक लिखा जाता है n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। फिर s p d f ये आपके संबंधित होते हैं l के मान से। z अक्ष हो गई, अक्ष का संबंध होता है m के मान से, और ऊपर इलेक्ट्रॉन ये संबंधित होते हैं चक्रण क्वांटम संख्या के मान से। तो आप इसमें देख लीजिए n बराबर क्या दिखाई पड़ रहा है अपने को, तीसरा कोश, तीसरे कोश के लिए n बराबर हुआ 3, l d के लिए l का मान देखो, अभी अपन ने पढ़ा l के मान 0 1 2 3 इस प्रकार चलते हैं, s p d f। तो d के लिए l का मान कितना होता है 2, d के लिए l का मान 2। फिर बेटा dz² है, मैंने आपको बताया था जहां पर भी z अक्ष आती है केवल z अक्ष, z अक्ष के लिए m का मान सदैव 0 होता है। z अक्ष के लिए m का मान सदैव 0। और s चक्रण क्वांटम संख्या 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपने पढ़ा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सदैव एक दूसरे के विपरीत होता है। विपरीत होने का मतलब एक का चक्रण तो होगा दक्षिणावर्त और दूसरे का चक्रण होगा वामावर्त। तो एक का +12 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मान हो जाएगा -12। तो इस तरह हम सभी के लिए जो है एक एक करके क्वांटम संख्याओं का मान दे सकते हैं। एक और देख लीजिए 4s1, और 4s1 में n बराबर 4, l बराबर s के लिए l का मान 0 और s के लिए m का मान भी 0 होता है। और चक्रण क्वांटम संख्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो या तो वो दक्षिणावर्ती होगा या फिर वो वामावर्ती, दोनों में से कोई एक मान। यहां तो दोनों मान थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 थी, यहां इन दोनों में से कोई एक मान, कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही है तो या तो वो दक्षिणावर्ती होगा या फिर वो वामावर्ती होगा।